लेकिन आज एक अहम है, इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद मैं ये मानता हूँ कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपका टारगेट क्या, आपका मकसद क्या है, क्यों चुनाव लड़ रहे हो आप। मेरा मानना ये है कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हो, राजनीति कर रहे हो, तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि फलानी फलानी बस्ती में मुझे ये काम करने हैं, फलाने फलाने गांव में मुझे ये काम करने हैं। चुनाव जीतने के बाद आपको सब कुछ भूल के लोगों की सेवा में लग जाना चाहिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो राजनीतिक घमासान आप देख रहे हैं और जिस कदर ये मामला गंभीर बना हुआ है, ख़ास तौर पर चुनाव के समय पर, इसको लेकर के कई तरीके के सवाल आपके जहन में भी पैदा होते होंगे। आखिरकार प्रश्न ये भी है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी जो हुई, दरअसल उस गिरफ्तारी से ये साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण करने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया। और इसी पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कही है कि उनको चुनाव के समय प्रचार प्रसार के लिए जो छोड़ा जाना चाहिए, उनकी भूमिका को बढ़ाया जाना चाहिए और ये तय किया जाना चाहिए कोर्ट की तरफ से कि ईडी आने वाले दिनों में इस तरीके से विपक्षी नेताओं को जेल में न डालने पाए, उनके खिलाफ जो है पूरी तरीके से जो है एक्शन लेना चाहिए, जवाबदेही उनकी तय करनी चाहिए कि आखिरकार ये जो गिरफ्तारी की गई है, इस गिरफ्तारी के पीछे उनका मकसद क्या है और वो किस तरीके से इस पूरे मामले पर जो है उनको कहीं ना कहीं जेल में बंद कर सकते हैं। इस तरीके के पक्ष, इस तरीके की जानकारी लगातार आप सुन रहे होंगे। लेकिन देखिए, कोर्ट का मामला एक अहम मामला है और कोर्ट के इस पूरी सुनवाई को लेकर के ही ये चर्चा चल रही है कि आखिरकार कोर्ट का जो निर्णय होगा और कोर्ट की जो अब तक की सुनवाई की हम बात करें, जिन सुनवाइयों में दोनों ही पक्षों को पूरी तरीके से अपनी बात रखने का जो है मौका दिया गया और इसी को लेकर के अब भाजपा भी ये दावा कर रही है, भाजपा भी ये कह रही है कि ये जो अरविंद केजरीवाल लगातार दावेदारी पेश कर रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है पूरी तरीके से अन्याय किया जा रहा है या फिर उनको जानबूझ करके फंसाया जा रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। लेकिन चुनाव के समय ख़ास तौर से जो दिल्ली की 4 लोकसभा सीटें हैं दर्शकों, उन सीटों पर अभी भी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का पूरा कैडर जो है वो अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंकता हुआ नजर आ रहा है और अपनी जीत को लेकर वो पूरी तरीके से सुनिश्चित है। दर्शकों, ये मामला एकदम पूरी तरीके से तय माना जा रहा है और इसी पूरे मुद्दे को लेकर के हमारे सहयोगी ने जो है साउथ दिल्ली से जो कैंडिडेट है सहीराम पहलवान, उनसे बातचीत की है। देखिए इस रिपोर्ट में। देश के तो हमारे भी प्रधानमंत्री है ना, तो थोड़ा उन्हें संयम रखना चाहिए। क्या इसको ऐसा समझा जाए कि दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी ने 6 जो मौजूदा सिटिंग एमपी थे उनके टिकट काट दिए, एकमात्र जो मनोज तिवारी ने उनको टिकट दिया। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? इसका जवाब तो अगर भारतीय जनता पार्टी से मांगो तो ज़्यादा अच्छा बेहतर बता पाएंगे वो। यानी जैसे आपने कहा कि कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसे चुनाव को लेकर कोई रणनीति नहीं है या ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैंने अभी कहा आपको कि आज हम जा रहे हैं जनता के बीच में। दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जी का 9 साल का जो विजन है, जो उन्होंने काम किए हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, फरिश्ते योजना और अब 18 साल से ज़्यादा की जैसी हमारी बहन बेटी होगी उसको 1000 रुपये हर महीने सम्मान राशि, इतने काम किए हैं कि जनता उनको चाहती, जनता के दिल में आ जा अरविंद केजरीवाल। मेरी पार्टी है, संयोजक है, मैं नहीं कहता, लेकिन आज जनता के दिल में जहाँ भी जा रहे हैं, महिला रोड पे खड़ी होकर चिल्ला रही है कि केजरीवाल कब छूटेगा, केजरीवाल कब छूटेगा। लेकिन मनोज तिवारी तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं, तमाम जो है बयान देते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए, मनोज तिवारी जी वो शख्स है कि जब दिल्ली सरकार ने वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे ना, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास ज़मीन तो है नहीं, इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी निगम में पहले, वहाँ जब दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए तो गौतम गंभीर जी ने और मनोज तिवारी ने वो मोहल्ला क्लिनिक एमसीडी से खड़े होकर तुड़वाने का काम किया है।
और अभी मैंने कहा ये जुमले वालों की सरकार है, ये कुछ भी कह सकती है, इनका कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कह सकते, कुछ भी कर सकती है। अभी जीता जाता आपके सूरत का देख लो ना, गुजरात में सूरत का अभी चुनाव नहीं हुआ, उनका प्रत्याशी जीत गया। तो ये जो षड्यंत्र है आज पूरी देश की जनता देख रही है इसे। अच्छा सहीराम जी, आपको मैं तुगलकाबाद में गया और बहुत से लोगों से बात भी की। आपको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, बहुत आपका नाम है, बहुत इज्जत है आपकी, बहुत सम्मान है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या यही चीज़ आपको प्रेरणा देती है राजनीति में आगे बढ़ने की? देखिए, कोई भी आदमी कितना भी बड़ा हो जाए मसीहा नहीं बन सकता। वो लोगों का बड़प्पन है, मेरा सम्मान करते हैं, उनके बीच में मैं रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, ये लोगों का बड़प्पन है। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज परिवार के लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। हाँ, इतना है कि जब भी उन्हें मेरी जरूरत पड़ती है उनके सुख और दुख में मैं शामिल रहता हूँ। सहीराम जी, आपके बारे में पढ़ रहा था तो तकरीबन 93 के आसपास से आप राजनीति में एंटर किए हैं। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या वाकई ये जो बातें रखी गई है उनके द्वारा, ये जो पक्ष रखे गए हैं, क्या इसको लेकर के जनता उनके साथ खड़ी होगी? क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल ब्यूरोक्रेसी से निकले हुए लीडर हैं और उनके साथ जो और कई चेहरे हैं वो भी बिल्कुल उस तरीके की ही राजनीति कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ये मामला भारी भी पड़ सकता है और इसको लेकर के उन्हें जो है एक राजनीतिक खामियाजा भी चुकाना पड़ सकता है, और जिसकी संभावना जो है वो पूरी तरीके से नज़र भी आ रही है। और इसको लेकर के मामला जो है उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। चूँकि जो अब सुनवाई की बात चल रही है, अगली सुनवाई के दर्शकों वो होने वाली है कुछ घंटों के बाद ही, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको समझना पड़ेगा कि कोर्ट में आखिरकार जो चार्जशीट दाखिल करने को लेकर के दावे यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं ईडी की टीम की तरफ से, उस चार्जशीट में क्या क्या गंभीर आरोप, क्या क्या गंभीर जो है आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर तमाम मामले डाले गए होंगे, क्योंकि उसके बाद ही ये पूरा का पूरा मामला जो है वो तय होता नजर आएगा। और आइए आपको इस पूरे मामले से जो है जुड़ा हुआ जो तमाम बड़ी जानकारी वो भी दे देते हैं। आखिरकार देखिए, जो सुनवाई अब होने वाली है उसमें अरविंद केजरीवाल के वकील जो है इस पूरे मामले को लेकर के फिर से एक बार जो है उनकी ज़मानत को लेकर के दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं जो सॉलिसिटर जनरल ईडी की तरफ से पेश किए जाएंगे वो इसको लेकर के उनकी ज़मानत का विरोध करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जीत किसकी होगी, अदालत किसकी सुनेगी और किस मामले को लेकर के यहाँ पर स्थिति जो साफ होती हुई नजर आएगी, उसका फिलहाल इंतज़ार है दर्शकों। चूँकि अभी भी इस पूरे मामले में कई ऐसी पेचीदगी है जिसको कोर्ट को समझना है और उसी के बाद कोर्ट जो है अपना निर्णय जो है वो तय करता हुआ नजर आएगा। इस पूरे मामले पर देखिए आखिरकार सहीराम पहलवान ने और क्या सारी बातें कही। लेकिन आज एक अहम है, इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद मैं ये मानता हूं कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपका टारगेट क्या, आपका मकसद क्या है, क्यों चुनाव लड़ रहे हो आप? मेरा मानना ये है कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हो, राजनीति कर रहे हो, तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि फलानी फलानी बस्ती में मुझे ये काम करने हैं, फलाने फलाने गांव में मुझे ये काम करने हैं। चुनाव जीतने के बाद आपको सब कुछ भूल के लोगों की सेवा में लग जाना चाहिए। कर पा रहे हैं काम आप? अब ऐसा लगता है क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब मुझे लक्ष्य मिल गया है, मुझे एम मिल गया है। मैंने किया है, तभी यहाँ तक मैं आज इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हूँ। चलिए सहीराम जी, राजनीति के अलावा भी क्या कुछ ऐसे खाली वक्त में या कह सकते हैं कि अपने लिए वक्त निकाल पाते हैं आप? नहीं, राजनीति में अपने लिए वक्त की जरूरत नहीं है। अपना वक्त वही है जो आप जनता के बीच में दोगे। तो आपने देखा दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर और ख़ास करके ईडी, सीबीआई, अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी की पूरी पार्टी पर जो इस समय घमासान चला हुआ है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।